साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके सामने राष्ट्र निर्माण का डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मूला रखने वाला हूं, जिसे रोक पाना कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए भी आसान नहीं है, और जिसके सामने अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले भी मात खा गए। कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून, कहीं हिजाब बैन तो कहीं मदरसों पर बैन, कहीं राष्ट्रगान की अनिवार्यता तो कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए शादी की उम्र में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावी नतीजों से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून की राह आसान हो गई है। अब देश की कई राज्य सरकारें कुछ ऐसे कदम उठा रही हैं जो देश को एक धागे में बांधने वाली है। ये धागा ऐसा है जिसमें CAA और NRC की तरह कोई साजिश भी नहीं रची जा सकेगी जो इसके खिलाफ पूरे देश में एक गुस्सा पैदा करने की और एक माहौल बनाने की साजिश रची गई थी, वो इन घटनाओं में संभव नहीं हो पाएंगे। राज्य दर राज्य ही सही, मगर देश के अलग अलग राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और देश इसे स्वीकार भी कर रहा है। हम सब जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के वोटों की राजनीति के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का अक्सर विरोध किया जाता रहा है। ये वो मुद्दा है जिसे बाबा साहेब अंबेडकर भी देश में लागू करना चाहते थे और तभी जाकर इसे संविधान में जगह मिली थी। और इस मामले में देश की कई बड़ी अदालतें भी खुलकर सरकार को सलाह दे चुकी हैं। आपको जो आर्टिकल दिखा रहा हूं इससे पता चलेगा कि अंबेडकर किस प्रकार से इसके पक्ष में थे और इसके लिए अपनी आवाज़ उन्होंने बुलंद की थी। यही नहीं, पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी और कई अन्य अदालतों ने भी सरकार को सुझाव दिया था कि इसे जल्द से जल्द लागू करे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण 70 वर्षों में सरकारें ऐसा नहीं कर पाई। मगर अब ये जो विघ्न है, ये रुकावटें हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगी हैं। और उत्तराखंड के नतीजे जैसे ही आए उसी दिन धामी सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य में लागू किया जाएगा और इसके लिए ज़रूरी कार्रवाई, बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है। आप उनका ये बयान सुन लीजिए। इसलिए हमने तय किया, आज हमारी सरकार ने, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। साथियों, दूसरा बड़ा कदम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर है, जिसे लेकर योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। और उन्होंने पिछले ही साल जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और इसके बारे में तो खुद प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। मैं उनका 2019 का एक छोटा सा बयान सुनाता हूं, तब आपको आगे की बात बताता हूं। जनसंख्या विस्फोट, इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार की भावनाएं देश के सामने रखी, उसी के अनुरूप चलते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले साल जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रारूप तैयार भी कर लिया है और वो खुद ये बात कह चुके हैं कि जल्द ही विधानसभा में उचित समय आने पर इसे पेश किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ खुद, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ये बात कही थी। आप ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में मोदी योगी लहर में जो प्रचंड जीत मिली है, तो मुझे लगता है कि अब वो सही समय आ गया है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। वहाँ पर एक अभी कानून बना है कि जो भी मदरसे हैं उसकी शुरुआत, वहाँ पर राष्ट्रगान की जो अनिवार्यता है वो कर दी गई है और इसका फैसला कर दिया गया है। ये फैसला ये किया गया है कि मदरसों में प्रतिदिन सुबह जो बच्चे हैं, शिक्षक हैं, वो राष्ट्रगान निश्चित रूप से गाएंगे। बात सिर्फ मदरसों में राष्ट्रगान की नहीं है, हमने ये भी देखा कि मदरसों में किस प्रकार से 18वीं सदी की पढ़ाई हो रही है, उसकी शिक्षा दी जा रही है। और असम सरकार ने ये माना कि इस पढ़ाई से समाज का कोई भला नहीं होने वाला है और तभी जाकर के उन्होंने एक सख्त फैसला किया असम में कि जितने भी मदरसे हैं उसको पूरी तरह से बैन करने का फैसला किया गया, उसे दूसरे तरह के स्कूलों में बदलने का फैसला किया गया है।
और आप रिपोर्ट में आपने देखा भी होगा, आप हेमंत बिस्व शर्मा की ये बाइट भी सुन लीजिए, उनका बयान सुन लीजिए, उससे भी आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। 700 अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है। असम में एक बड़ा फैसला किया गया। अब इसी प्रकार से कर्नाटक में जो महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक समाज की लड़कियां हैं, उन्हें एक मतलब रूढ़िवादी सोच से मुक्त कर आधुनिक समाज में जो धारा चल रही है उससे जोड़ने का फैसला किया गया। और यही वजह है कि स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने का सरकार ने फैसला किया और इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट भी पहुंचे और हाईकोर्ट ने भी सरकार के इस कदम पर अपनी मुहर लगा दी। आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ये तो उत्तर प्रदेश चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। यानी अब स्कूल में लड़कियों को हिजाब से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई है। ठीक इसी प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने लड़कियों के सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया। और ये फैसला क्या है कि कम उम्र में जो शादी हो रही थी लड़कियों की, उसे रोकने का फैसला किया। और ये निर्णय लिया गया, इस संदर्भ में जो प्रारूप पेश किया गया, कानून पेश किया गया है, उसमें यह है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई है, जो लड़कों के बराबर है। दरअसल इस मामले में भी सरकार ये चाहती थी कि दोनों को समान अधिकार मिल सके। इस मामले में बनाया गया कानून अब का जो प्रारूप है वो इस समय लोकसभा कमेटी के पास है, जो इस पर विचार कर रहा है। और ये माना जा रहा है कि जल्द ही ये कानून भी देश में लागू हो जाएगा। साथियों, राष्ट्र निर्माण के लिए दशकों तक जो भी सामाजिक अवरोध या बाधाएं खड़ी करने की कोशिश हुई या जो परंपरा में बाधाएं मौजूद थी, उसे कांग्रेसी सरकारों ने कभी भी अल्पसंख्यक वोट पॉलिटिक्स की वजह से, तुष्टीकरण की वजह से उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। या फिर जिसने भी सुधारने की कोशिश की, जब भी भाजपा सरकार को मौका मिला या दूसरी सरकारों को, और जब भी ऐसा किया गया तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने उसमें रुकावटें डालने की कोशिश की। लेकिन अब राष्ट्र निर्माण को लेकर जो भी सामाजिक अवरोध है उसे डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है और अलग अलग राज्य अपने अपने तरीकों से इन बाधाओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब इससे ये भी साफ हो गया है कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो जन भावनाएं हैं उन्हें रोक पाना अब किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।